पहली खबर कौन सी होगी? पहली खबर में आज बात होगी विजय पर्व के मौके पर नागपुर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के संदेश की। जानेंगे कि मोहन भागवत ने जो ये बयान दिया है, इस बयान के आखिर मायने क्या हैं। इसके बाद बात करेंगे आज की दूसरी खबर और उसमें बात होगी विजयादशमी के पर्व पर महाराष्ट्र में शिवसेना, शिंदे और उद्धव गुट शक्ति प्रदर्शन से आखिर क्या हासिल होने वाला है। फिर तीसरी खबर में आज बात होगी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। जानने की कोशिश होगी कि भाईजान की जुबान पर फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा आखिर क्यों है। और चौथी खबर यानी आखिरी खबर में बात करेंगे इजराइल वर्सेस हमास जंग के बीच क्या अमेरिका और चीन में युद्ध होने वाला है। तो इन सभी खबरों पर विस्तार से बात हम करेंगे। चप्पे चप्पे पर मौजूद हमारे रिपोर्टर्स इन खबरों को बारीकी से आपको समझाएंगे। हमारे साथ कौन कौन से रिपोर्टर मौजूद हैं आपको बता दूं। मृत्युंजय सिंह हमारे साथ हैं, नीरज पांडे भी आप देख पा रहे हैं और साथ ही आशीष कुमार सिंह हमारे साथ हैं, अंकित भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे बातचीत होगी विस्तार से, लेकिन शुरुआत बुलेटिन की कर लेते हैं सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ। तो पहली बड़ी खबर आपको जल्दी से बता दूं। देखिए, बड़ी खबर विजयादशमी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में हथकंडे बढ़ सकते हैं, उकसावे में आकर वोट ना डालें। वो वोटर से कह रहे हैं कि किसी के उकसावे में ना आए। मणिपुर शांत था, अचानक आग कैसे लगी, मणिपुर का जिक्र करते हुए इसमें साजिश की बात उन्होंने कही। और सीमा पर चीन दस्तक दे रहा है, मोहन भागवत ने इसका भी जिक्र किया। जनवरी में राम मंदिर का लोकार्पण होगा और एक मैसेज ये भी दिया कि देश में धार्मिकता का माहौल हो। तो मोहन भागवत जिन्होंने आज विजयादशमी के मौके पर इन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र दिया और देश को एक संदेश अपने इस बयान से दिया है। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे। समरसता का, प्रेम का, स्नेह का वातावरण, धार्मिकता का वातावरण सर्व देश में बने, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम अपने जगह पर तो हम कर ही सकते हैं। सावधान रहना है क्योंकि अब आने वाले दिन भी अब चुनाव के दिन है। अभी राज्यों की चुनाव है, आगे लोकसभा का है। उकसावे में भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। ठंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है, सबका अनुभव ले लिया। अब इसमें कौन अवेलेबल बेस्ट, उसको देना। अभी मणिपुर की परिस्थिति को लेके अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते। ये हिंसा भड़काने वाले लोग कौन थे, ये हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया की दृष्टि से, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से उस क्षेत्र में चीन दस्तक दे रहा है। जल सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, कुल मिलाकर अपने देश के स्वास्थ्य के लिए उस हिमालय क्षेत्र का एक क्षेत्र के नाते अलग सा विचार करते हुए इसको कैसे करना, इसको हमको तय करना पड़ेगा। स्वार्थ तो रहता ही है, कट्टरपन भी रहता है, उसको चलते एक उन्माद पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है, उसके संघर्ष चल रहे हैं। विश्व को उसका रास्ता नहीं दिख रहा है और उसकी भी अपेक्षा है कि भारत रास्ता दिखाए। तो विजयादशमी के मौके पर मोहन भागवत को आपने सुना। जब जब वो विजयादशमी के दिन संबोधित करते हैं तो कोई ना कोई मैसेज देश के नाम जरूर होता है, लेकिन आज के इस बयान में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, चाहे चीन हो, चाहे मणिपुर हो, धार्मिक उन्माद हो, हर तरह की बात उन्होंने की और वोटर्स को उन्होंने आगाह भी किया। इस पर बात कर लेते हैं और मेरे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए। नीरज, मोहन भागवत का ये बयान किस तरफ संदेश, मतलब ये क्या मायने इसके निकाले जाएं? क्योंकि 24 के चुनाव से पहले उन्होंने बड़ी मुद्दों को भी उठा दिया, क्या समझे इसे?
रोमाना, देखिए आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस, और हर स्थापना दिवस में वो वैश्विक से लेकर जमीनी स्तर की बात करते हैं। मोहन भागवत जी ने आज जो बातें कही, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीब 40 से ज़्यादा अनुसांगिक संगठन हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है जो देश में रूल कर रही है। कई राज्यों में उनकी सरकार है, लेकिन कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीधे तौर पर राजनीति में नहीं रहता। और जब भी हम बात भी करते हैं तो वो साफ कहते हैं कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम एक राष्ट्रवादी संगठन है और देश के लिए सोचते हैं। इसलिए आज उन्होंने मंच से ये बात कही कि जो भी अवेलेबल बेस्ट हो, यानी कि जो आपके सामने अच्छा कैंडिडेट हो उसको आप वोट करें। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीति में उन्होंने हमेशा कहा भी है कि जो अनुसांगिक संगठन है उसमें वो बेस्ट लोग रहें। तो इसीलिए चूंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं, फिर 2024 का लोकसभा चुनाव है, और सीधे तौर पर भले संघ राजनीति में ना हो, लेकिन पर्दे के पीछे हमेशा ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की हर एक निर्णय में संघ की सहमति होती है, और पर्दे के पीछे संघ का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो काम कर रहा होता है। और संघ की भी हमेशा कोशिश होती है कि राजनीतिक रूप से एक पारदर्शी और अच्छी व्यवस्था देश में दी जाए। तो आज उनके बयान को इसी रूप में लेना चाहिए कि भाजपा के लिए एक तरह से संघ ने एक लाइन दी है, लोग देश के वोटरों को भी एक लाइन दी है कि आपके बीच में जो अवेलेबल बेस्ट हो, चाहे वो भाजपा का हो या कोई भी हो, आप उसे चुनिए। ठीक है नीरज, ठीक है नीरज, आप रहिए हमारे साथ। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर अब सियासत भी तेज हो गई है। मोदी सरकार को आईना दिखाया है। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम मोहन भागवत ने किया है। इंडिया गठबंधन का समर्थन करें भागवत, ये संजय राउत ने कह दिया है। संजय राउत तो यहां तक कह रहे हैं कि देश लोकतंत्र बचाने के लिए समर्थन करें। नीरज, जो मोहन भागवत ने कहा उसके बाद देखिए सियासत होनी तय थी। संजय राउत तो यहां तक कह गए कि इंडिया गठबंधन का समर्थन करें क्योंकि आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, ये प्रमोद तिवारी कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष अपने हिसाब से इस बयान को विपक्ष अपने हिसाब से ले रहा है, और उसी हिसाब से मोहन भागवत के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन मोहन भागवत का बयान ना तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और ना ही विपक्ष के समर्थन में है, बल्कि उनका सीधा और साफ सुथरी राजनीति को लेकर एक सीधा बयान है कि इस देश में अवेलेबल बेस्ट जो हो, क्योंकि भारत की जनता ने बहुत सारे लोगों को देखा है। भारत की जनता ने पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक प्रधानमंत्री देखे हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री देखे और तमाम नेताओं को देखा है। तो उन्होंने साफ सुथरी बात यही कही कि अब तक जो अवेलेबल बेस्ट हो उनको आप चुने। और उनके बयान को इस तरह भी आप देखिए कि उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में राम का चित्र है और राम मंदिर अब बन रहा है। तो इसका संकेत एक तरफ ये भी है कि अब तक जो अवेलेबल बेस्ट रहे हैं वो शायद उनके उस एजेंडे को पूरा नहीं कर पाए हैं, और आज उस एजेंडे को पूरा होते हम लोग देख रहे हैं। तो अवेलेबल बेस्ट की धारणा क्या है वो खुद समझ सकते हैं, और हर आदमी अपने अपने हिसाब से इसको ले रहा है। विपक्ष का काम है, विपक्ष ने उनके बयान को अपने तरीके से लिया है, और मैं तो यही कहूंगा कि मोहन भागवत के बयान को पर मोहन भागवत के कंधे पे बंदूक रख के विपक्ष भारतीय जनता पार्टी में चलाने का प्रयास कर रहा है, और इससे इस्तेमाल कर रहा है मोहन भागवत के बयान को, और कह रहा है कि ये आईना दिखाने का काम मोहन भागवत बीजेपी सरकार को कर रही है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां दशहरे के पर्व पर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। शिवसेना के दोनों गुट आज अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे। शिवसेना उद्धव गुट की शिवाजी पार्क में रैली है, शिवसेना शिंदे गुट की आजाद मैदान में रैली होने जा रही है। वहां पर बड़ा कार्यक्रम है, और दशहरे के इस त्योहार के मौके पर अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश दोनों ही दलों की तरफ से हो रही है। मृत्युंजय इस पर हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय, अलग अलग मैदान में अपनी ताकत दिखाने का दिन है आज, किस तरह की तैयारियां? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर भले ही देश भर में विजयादशमी के दिन धार्मिक महत्व हो, लेकिन महाराष्ट्र में धार्मिक महत्व के साथ साथ राजनीतिक महत्व भी बहुत है, और इसीलिए तमाम राजनीतिक दलों के हम दशहरा मिलन समारोह को देखते हैं। शिवसेना के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि आज ही के दिन यानी दशहरा के दिन 1966 में शिवसेना की स्थापना हुई थी। अब शिवसेना 2 गुटों में बट गई है। एक गुट है उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट, और दूसरा है एकनाथ शिंदे का गुट। मैं मौजूदा समय में आजाद मैदान में हूं, जहां पर एकनाथ शिंदे की रैली होनी है, और देखिए किस प्रकार की तैयारी की गई है। हर जगह सिर्फ शिवसेना का झंडा नजर आएगा। लगभग 55 से 60 हजार लोगों के बैठने की तैयारी की गई है। मंच देखिए कितना भव्य मंच बनाया गया है, और राम मंदिर की तस्वीर बनाई गई है। यानी मैसेज साफ है कि हम हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने वाली शिवसेना है, वो शिवसेना जिसका त्याग उद्धव ठाकरे ने कर दिया, और वो कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट के साथ चले गए, विपक्ष के साथ चले गए, लेकिन हम बाला साहब ठाकरे के विचारों वाली शिवसेना है, और उन्हीं को लेकर हम आगे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर तैयारी है कि ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा लोग महाराष्ट्र के कोने कोने से आए और इसी प्रकार की तैयारी उद्धव ठाकरे की भी है जो कि शिवाजी पार्क में है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शिवसेना की दसरा रैली होती है, इसे सिर्फ एक रैली मत समझिए, इसे एक राजनीतिक मंच मत समझिए। देखिए, महाराष्ट्र में आज दशहरे के दिन पर, विजयदशमी के दिन पर अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। शिंदे गुट का उद्धव ठाकरे पर हमला। इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, शिंदे गुट ने सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे की फोटो शेयर की है। फोटो में उद्धव की तुलना रावण से की है। तो फोटो शेयर करके तुलना की गई है उद्धव ठाकरे की रावण से। शिंदे गुट की तरफ से सोशल मीडिया पर देखिए वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस फोटो को शेयर किया गया, जिसमें उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे को रावण के तौर पर दिखाया गया है। जो बाकी आप सर देख रहे हैं वो गठबंधन के साथियों के सिर हैं और कुछ इस तरीके से कटाक्ष किया गया है दशहरे के दिन पर। सीधे रुक कर लेते हैं मृत्युंजय का। मृत्युंजय, जैसा आप कह रहे थे ब्रेक से पहले कि धार्मिक महत्व से ज्यादा राजनीतिक महत्व हो जाता है आज के दिन का, और जब से ये गुटबाजी हुई, अलग अलग गुट बटे हैं, यही कोशिश हो रही है हर विजयदशमी पर। देखिए, निश्चित तौर पर ये इन तस्वीरों को देखिए और इसका सीधा अर्थ यही है कि एकनाथ शिंदे गुट की जो शिवसेना है वो सिर्फ ये बताना चाहती है कि अब ये उद्धव ठाकरे वो उद्धव ठाकरे नहीं रहे, बाला साहब ठाकरे के बेटे या फिर बाला साहब ठाकरे के विचारों को मानने वाली शिवसेना के नेता। ये अब चले गए हैं विपक्ष में, यानी कांग्रेस के साथ या उन लोगों के साथ जो सनातन धर्म का अपमान करते हैं। इसीलिए पहली बार इतनी हिम्मत करके उद्धव ठाकरे को रावण दिखाया है एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने। और ऐसा नहीं है कि पलटवार नहीं हो रहा है, संजय राउत की तरफ से या फिर उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी लगातार हमले हो रहे हैं। यहाँ पे इनको चीनी शिवसेना बताया जा रहा है। चीनी माल हम समझते हैं कि डुप्लीकेट जो होता है उसके लिए हम उपयोग करते हैं ऐसे शब्द का, यानी ये डुप्लीकेट शिवसेना है, ये गद्दारों की शिवसेना है। ऐसे लगातार हमले हो रहे हैं। साथ ही साथ लेकिन यहाँ जनता जो सुनने आएगी, बहुत सारे मुद्दों पर सवाल के जवाब चाहेगी। महाराष्ट्र सरकार यानी एकनाथ शिंदे के सामने जो चुनौतियां हैं कि इस समय जो मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा है, साथ ही साथ बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे, इस पर उन्हें जवाब देना होगा। वहीं साथ ही साथ इनकी कोशिश यही रहेगी एकनाथ शिंदे की कि वो बताएं कि हम ही असली वारिस हैं शिवसेना के और जो कि बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे लगातार आक्रामक है और इन्हें नकली शिवसेना बता रहे हैं और ये जो तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, इन मुद्दों पर जरूर वो एकनाथ शिंदे को घेरने का प्रयास करेंगे और दोनों ही दल या दोनों ही गुट अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर जाहिर करेंगे कि किसमें कितना दम है। एक बात मैं ये कह रहा था कि एक मैनिफेस्टो कहा जाता है, उसका इतिहास उठाकर देखें तो 1966 में जब बाला साहब ठाकरे ने स्थापना की थी तो उन्होंने इसी मन से 1982 में मिल मजदूरों की बात कही थी। 1996 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मैच ना हो, मुंबई में नहीं होने देंगे, यह आह्वान किया था। 2010 में आदित्य ठाकरे को दशहरा रैली के दिन लॉन्च किया था। तो ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो बन जाता है शिवसेना का, जो कि हम उसका इतिहास देखते हुए आए हैं। ठीक है, अब एक बार जरा आप तस्वीरें भी दिखा दीजिए, तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाइए कि तैयारी यहाँ पर इस मैदान में किस तरह से की गई है। मृत्युंजय जी बिल्कुल, तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है और देखिए तैयारी किस प्रकार की है। लगभग 50 से 55 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। सेक्शन में लोगों को बैठने के लिए ब्लॉक्स बनाए गए हैं और यहाँ तक कि जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं, ट्रेनों के माध्यम से यहाँ पहुंच रहे हैं, मुंबई, औरंगाबाद, जालना, बीड़, नागपुर, बहुत जगह से लोग आ रहे हैं कार्यकर्ता, उनको बैठने के लिए जगह बनाई गई है। बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि जो लोग मंच तक ना देख सके वो बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री का भाषण सुन सकें। और मंच की तरफ एक बार आपकी तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि मंच पर क्या तैयारी की गई है। मंच पर कम से कम 40 कुर्सियां लगाई गई हैं। ये तमाम शिवसेना के विधायकों के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं जो जिनके ऊपर बागी का थप्पा लगा है या जिन्होंने बगावत करके नई शिवसेना बना ली, और मुख्यमंत्री संबोधन करेंगे। और मंच पर देखिए राम मंदिर की तस्वीर, एक झांकी दिखाई गई है और ये बताया गया कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो कि बाला साहब ठाकरे का सपना हुआ करता था कि भव्य राम मंदिर बने और वो बन रहा है और इसकी भी तस्वीर यहाँ पर बताई गई। बिल्कुल ऐसी ही तैयारी उस तरफ दूसरे मैदान में भी है क्योंकि दोनों गुट अपना दम दिखाएंगे आज। आप हमारे साथ रहिएगा, इस खबर पर नजर भी बनाकर रखिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को। फिलिस्तीन के समर्थन में AIMIM के चीफ यानी असदुद्दीन ओवैसी की रैली में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे हैं। ओवैसी ने ये नारे लगाए हैं और वीडियो ट्वीट किया है ये नारे लगाते हुए। तो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लगाए गए हैं फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए। एक रैली में वो जब संबोधित कर रहे थे तो उसी दौरान ये नारेबाजी हुई है और उस वीडियो को भी ट्वीट किया गया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको इनके लिए दुआ करना है और मेरे साथ
एक और मर्तबा नारा लगाइए कि फलस्तीन, फलस्तीन, जोर से नारा लगाइए, फलस्तीन, मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, मस्जिद अक्सा जिंदाबाद। तो देखिए, मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है सदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, लेकिन जिस तरह से फिलिस्तीन का समर्थन और फिलिस्तीन जिंदाबाद की नारेबाजी, इसके मायने क्या हो जाते हैं, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता। अंकित, क्या समझे इस नारेबाजी से? क्या ओवैसी मुस्लिमों को एकजुट करते करते फिलिस्तीन जिंदाबाद के जो ये नारे लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या? समझा जा सकता है। देखिए, ओवैसी की जो राजनीति रही है वो एक धर्म विशेष को लेकर के रही है, और ये जो सभा आयोजित की गई थी जिसमें इस तरीके के नारे लगाए गए हैं वो भी एक तरीके से वो राजनीतिक मकसद या राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से इजराइल पर जो हमास ने अटैक किया है उसकी दुनिया भर में भर्त्सना हो रही है, और क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि हमास को फिलिस्तीन का समर्थन था, जो हथियार थे वो फिलिस्तीन से मिले थे और बाकायदा एक कॉरिडोर बनाया गया था। हथियार में दोहराया नहीं है कि भारत सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि ये जो अटैक हुआ इजराइल पर वो एक आतंकी हमला है, और उसमें जो है लगातार जो दुनिया के तमाम देश है हमला है, और उसमें जो है लगातार जो दुनिया के तमाम देश हैं उसमें जो भारत का जो है एक स्वर में आवाज बुलंद की गई है। फिलिस्तीन को लेकर के लगातार सवाल उठे हैं, हालांकि लगातार भारत की तरफ से भी कहा गया है कि कोई निर्दोष नहीं मारा जाना चाहिए, वहां पर जो जिन लोगों का इसमें रोल नहीं है उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से नारेबाजी की गई है उसी को ध्यान में रख करके इस तरीके के नारे सुनाई पड़े हैं। ठीक है अंकित, आप इस पर नजर रखिएगा। तो यहाँ फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन हमास के आतंकियों पर भी अगर कुछ कहते तो शायद जो उनकी पूरी लाइन है वो स्पष्ट हो जाती। लेकिन यहाँ पर भाईजान का मकसद क्या है, उसका मायने क्या है, और कैसे उस पर भी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, ये आप समझ सकते हैं। इजराइल हमास जंग में सबसे नया मोड़ आ गया है। अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं। ईरान के पास चीन ने 6 युद्धपोत उतारे हैं, इजराइल के पास अमेरिका ने 4 डिफेंस सिस्टम उतार दिए हैं। चीन और यूएस के बढ़ते कदम पर अब दुनिया की नजर बनी हुई है। तो इजराइल हमास जंग के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका और चीन भी आमने सामने नजर आ रहे हैं। दोनों की ही जो तैयारियां हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ये आगे जाकर अब चीन और अमेरिका का आमना सामना तो नहीं होने जा रहा है क्या? ये भिड़ंत उस तरफ जाती हुई दिखाई तो नहीं दे रही है क्या? चीन और यूएस के बढ़ते हुए कदम पर दुनिया की भी निगाहें हैं। अब आपको दिखाते हैं, देखिए ड्रैगन की चाल, क्योंकि ड्रैगन जिस तरीके की तैयारियां कर रहा है उसके मायने क्या हो जाते हैं। फारस की खाड़ी में चीन के 6 युद्धपोत हैं जो तैनात हुए हैं। पहला युद्धपोत है जिबो गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, दूसरा उरुमकी मिसाइल विध्वंसक, तीसरा युद्धपोत लिनिये मिसाइल विध्वंसक, चौथा युद्धपोत है कियानदोहू सप्लाई शिप है, ये दूसरा सप्लाई शिप है डोंगपिंगू, पांचवा युद्धपोत। ईरान को कवर अप देने की कोशिश है इन 6 युद्धपोतों को तैनात करके। ड्रैगन की ये नई चाल, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो ईरान को कवर अप देने की कोशिश कर रहा है। ये तो हो गई चीन की बात। अब बात करते हैं अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका ने भी अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो किस तरीके से तैनात किया है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों को ध्वस्त करता है। ये अमेरिका का रक्षा कवच है इजराइल के लिए। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी मिसाइल को पहले ही चरण में ये तबाह कर देता है, सक्षम है उसमें पूरी तरीके से। इसके बाद यूएसएस आइजनहावर पर तैनात मिसाइल सिस्टम 3D रडार से लैस है ये जंगी जहाज। इसकी खासियत है ये यूएसएस आइजनहावर पर तैनात मिसाइल सिस्टम जो है वो टारगेट को पहचान लेता है और फिर उसे नष्ट कर देता है, नेस्त नाबूद कर देता है। अब आपको बताते हैं यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर तैनात मिसाइल सिस्टम के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। एक साथ 70 फाइटर जेट ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। 70 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट जो एक साथ ले जा सकता है ये। तो आखिर इसके मायने क्या हो जाते हैं, आशीष हमारे संवाददाता हमें बताएंगे। आशीष, ये इजराइल हमास युद्ध के बीच ये तैयारियां अमेरिका और चीन की क्या बता रही हैं? देखिए, चाइना एक्सपेंशनिस्ट भी है और कॉन्फ्रंटेशनिस्ट भी है। शिरीन, हम डे 1 से देख रहे हैं। आपको उस रिपोर्ट का हवाला याद होगा जिसमें ये क्लेम किया गया था इजराइल की तरफ से बाकायदा सबूतों के साथ
कि हमास ने जो पहले दिन अटैक किया था उसमें जो पैराग्लाइडर्स इस्तेमाल किए गए थे वो चाइनीज मेक के थे। तो कहीं ना कहीं तो चाइना पीछे है ही। चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट जो उनका अप्रोच है वही इससे जग जाहिर कर रहा है कि भाई यहाँ पर कॉन्टेस्ट जो है, जो लड़ाई है वो एक टेररिस्ट फोर्स से है, ना कि पैलेस्टाइनियन पीपल से है। ये बात और ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि चाइना कहीं ना कहीं रशिया के साथ मिलकर के इस इलाके में अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए और बढ़ाने के लिए वेस्टर्न पावर्स को ईरान के जरिए वो कॉन्टेस्ट करना चाहता है। और मुझे लगता है कि अगर ये और भी ज़्यादा अग्रेशन दिखाता है चाइना के क्षेत्र में तो यूएस अपनी डिप्लॉयमेंट और बढ़ा देगा और ऐसे में जो वॉर का संकट है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि गुड सेंस प्रिवेल हो और कहीं ना कहीं बातचीत के रास्ते से वो नौबत ना आए। लेकिन फिलहाल जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल स्टैब्लिश करता है कि चाइना कहीं ना कहीं पीछे खड़ा हो रहा है ईरान के, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बनिस्पत अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ इजराइल के साथ खड़ी हैं तो रशिया और चाइना मिल करके ईरान के पीछे खड़ा होकर ये संदेश दे रहा है कि वो अगर इफ इट कम्स टू वर्ल्ड वॉर 3 टाइप सिचुएशन तो वो किस पक्ष के साथ खुल करके खड़े। यानी चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं सीधे तौर पर। ठीक है आशीष, आप रहिएगा मेरे साथ। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए 50 बंधकों को छोड़ने से हमास ने इनकार कर दिया है। हमास ने 2 इजरायली बंधकों को छोड़ा है। शेव्ड लिफ्शिज और नूरित कूपर की रिहाई हुई है। हमास ने 7 अक्टूबर को अगवा किया था इन्हें। दोहरी नागरिकता वाले बंधक रिहा हुए हैं, लेकिन बाकियों को रिहा करने से छोड़ने से साफ इनकार हमास का। हमास ने फिलहाल सिर्फ 2 इजरायली बंधकों को छोड़ा है। 7 अक्टूबर को जिन्हें अगवा किया गया था, दोहरी नागरिकता वाले बंधक हैं ये जो रिहा हुए हैं, लेकिन बाकी जो बंधक हैं वो अभी भी हमास के पास ही हैं। और एक और बड़ी खबर, हमास को फ्रांस के राष्ट्रपति की 2 टूक, बिना भेदभाव हो बंधकों की रिहाई। मैक्रोन की तरफ से साफ ये कहा गया है कि बंधकों की रिहाई हो। इजराइल के राष्ट्रपति से मिले हैं मैनुअल मैक्रोन और कहा है कि टेरर के खिलाफ जंग में इजराइल अकेला नहीं है। 7 अक्टूबर को आतंकवादी हमला हुआ। मैक्रोन ने उसे आतंकवादी हमला कहा और कहा कि टेरर के खिलाफ जो इस वक्त ये जंग छिड़ी हुई है उसमें इजराइल अकेला नहीं है। आशीष, एक और साथ इजराइल को, और यहां पर मैक्रोन का ये बयान क्या बताता है? देखिए, मैं जो पहले आपसे कह रहा था शिरीन, वेस्टर्न पावर्स पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ी हैं और यहाँ पर दिक्कत इस बात की है कि जिस चीज़ को कंटेन करने की, रोकने की कोशिश की जा रही है उसमें आग में घी डालने का काम रशिया और चीन जैसे देश कर रहे हैं। रशिया ने पहले ही इजराइल को खोल करके थ्रेट दिया था और अब चाइना भी ये इंश्योर करना चाहता है कि इस इलाके में उसका वर्चस्व बना रहे, अमेरिका आकर के उनको डिस्प्लेस ना कर दे, और इस वजह से खतरा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए वेस्टर्न पावर्स, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे जर्मनी हो, और अब फ्रांस, जिस तरह से फ्रेंच प्रेसिडेंट ने वहाँ जा करके वाउच किया है कि भाई वो इजराइल के साथ खड़े हैं, ये एक बार और दिखाता है कि किस तरह से इस जंग को लेकर के दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। अब यही देखना होगा कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो कुछ ऐसा करें कि कम से कम ह्यूमैनिटेरियन एड्स जो हैं वो पहुंचे, और इजराइल को भी किसी तरह से इस बात का एहसास करना होगा कि बात इस कदर ना बिगड़ जाए कि हम वर्ल्ड वॉर 3 तक पहुंच जाए। ठीक है।